जी, दिस इज द कंटेंट्स जो कि कंटेंट्स लिस्ट है जो कि आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट, एक जो चीज़ है वो आप लोगों की वेंसडे को मैडम आमना जो है वो तो आप लोगों का इंटरेक्टिव सेशन नहीं ले रही, राइट? वो अपलोड कर देती हैं क्लास के लेक्चर्स, उन्होंने मुझे बताया। तो मैं ये चाहूँगी कि वेंसडे को भी आपके 6 to 7:30 क्लास हो जाए, ताकि आप भी फारिग हो जाएं, मैं भी फारिग हो जाऊँ। तो किसी को कोई मसला तो नहीं है? मेरा ख्याल है कुछ स्टूडेंट शायद होंगे जो दोनों क्लासेस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन अगर उनको मसला है तो वो बता दें, अदरवाइज आई वुड हैव द क्लास ऑन वेंसडे एट 6:30। दूसरी चीज़ ये कि आजकल इंटरनेट थोड़ा सा मसला मेरा भी कर रहा है, और मुझे लेक्चर्स अभी तक डाउनलोड नहीं हुए। आप में से कुछ लोगों ने मेरा ख्याल है मैसेज मुझे किया है अपलोड करने का, लेकिन मेरे पास लेक्चर्स जब डाउनलोड हो जाते हैं तो मैं खुद ही अपलोड कर देती हूँ। बाज़ औक़ात अच्छा बहुत जल्दी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कई दफ़ा ट्राई के बाद भी नहीं होते। तो फ़िलहाल इस दफ़ा जो है आई हैवंट बीन एबल टू डाउनलोड दैम। जैसे ही डाउनलोड होंगे मैं आप लोगों का जो है वो अपलोड कर दूँगी। लेकिन ये कि टीम्स पे तो अवेलेबल होते हैं, एंड जब भी आप लोग उसको टीम्स पे देखना चाहें तो मेरा ख्याल है इट शुडंट बी एन इशू, अगर आपका इंटरनेट सही चल रहा है तो। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर जहाँ पे हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था, और वी वर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली हमने स्टैंडर्ड बेसिस की कुछ बात की थी, लेकिन आई विल नॉट टच इट अगेन। जो हम स्टैंडर्ड बेसिस जो अभी वी टॉक्ड अबाउट 2 स्टैंडर्ड बेसिस, जिसमें हम लोगों ने जो है वो एक तो फोरियर सीरीज में फोरियर बेसिस की बात की थी, स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल बेसिस, बल्कि ऑर्थोगोनल भी क्या, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के, जिसमें वी सॉ दैट कि अगर आप वेटेड शिफ्टेड सिंक फंक्शन ले लेते हैं तो दे आर एक्चुअली standard ortho basis for a set of all the functions that are band limited और sample, अगर आपने उसके samples लिए हैं तो उसके लिए जो है that forms an ortho basis। और दूसरी जो चीज़ हमने देखी थी, we talked about फोरियर सीरीज, जिसमें हमने ये देखा था कि जो एक्सपोनेंशियल्स हैं दे एक्चुअली फॉर्म द ऑर्थो बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन। आज we will be talking about the same ortho basis with reference to how they can act as the reproducing formula। उसके लिए we will visit the reproducing formula कि ये होता क्या है। इसके बाद we will talk about Parseval theorem, और जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि Parseval theorem हमने यूज़ किया था, एंड Parseval theorem is something जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर ट्रांसफॉर्म डोमेन में पार्सेवल थ्योरम किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद होता है। सो वी विल जस्ट ट्राई टू फिगर आउट के व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स जो पार्सेवल थ्योरम होता है। फिर हम इनर प्रोडक्ट हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट वी विल टॉक अबाउट इनर प्रोडक्ट टू डिड्यूस समथिंग न्यू, और मतलब टू काइंड ऑफ समराइज समथिंग। और फिर एंड में जो है वी विल टॉक ब्रीफली अबाउट लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम्स के क्या होते हैं, और आगे जो बेसिकली हमारा मोस्ट ऑफ द कोर्स है, बल्कि ऑलमोस्ट सारे जो कोर्स होगा वो लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम पे बेस कर रहा होगा। अनाउंसमेंट्स में जो है वो बस आपकी मिड टर्म यू शुड नो कि नवंबर 25 को है, क्लास के टाइम पर ही होगा। जो भी क्लास का टाइम 7:30 to 9 होगा। बाकी जो आपकी डिटेल्स हैं वो मोस्ट प्रॉब्लली मैं नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को बता दूंगी कि क्या है। और डाटा कलेक्शन अभी भी हो रही है, कुछ आपके क्लास में से लोगों ने दिया है। इफ एनीवन एल्स इज इंटरेस्टेड देन यू कैन गिव द डेटा आल्सो। ओके, सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट क्लास, कि हमने स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस की बात की थी, और इस केस में जो है वो सिंक फंक्शन को हमने एज एन स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस लिया था। और हमने जहाँ पर मेरा ख्याल है क्लास ख़त्म की थी, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि अगर आपके पास सिंक फंक्शन है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन दिस फॉर्म, ठीक है, और ये के टी जो है वो जिस तरह मैंने लास्ट भी बताया, दिस इज जस्ट शोइंग कि हमारे पास जब भी सैम्पल्स होते हैं वी नॉर्मली टॉक अबाउट पीरियोडिक सैम्पलिंग, विच मीन्स कि हमारे पास जो सैम्पल्स होते हैं दे आर एट एवरी टी इंटरवल।
तो उस केस में जो है जब आप उसको रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं बाय इंटरपोलेशन, सिंक इंटरपोलेशन से, तो सिंक का फंक्शन जो है उसको हम प्लेस कर देते हैं एट एवरी सैंपल। और इस सैंपल के ऊपर, शायद ये मैं सही नहीं बना पाई हूँ, लेकिन सैंपल के ऊपर जो है इसकी पीक होती है और उसके बाद बाकी तमाम सैंपल्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं इसके। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर अगर मैं इसको प्लेस करती हूँ तो इसके ऊपर पीक होगी एंड देन अगेन बाकी सैंपल्स के ऊपर जो है वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, विच मीन्स के आपके पास जहाँ सैंपल्स मौजूद हैं उस पर एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल रही है, इन बिटवीन जो है वो सारे सिंक एड अप हो रहे हैं। उसकी वजह से जो है वो हमें इंटरपोलेट करके वो सिग्नल मिल जाता है जिसके सैंपल्स दिए गए थे। एनीवे हम यहाँ पे मतलब सैम्पलिंग का प्रोसेस या इंटरपोलेशन का प्रोसेस नहीं डिस्कस कर रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव के अगर कोई भी आप दो सिंक्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिंक ले फर्स्ट सैंपल पे बनाया और दूसरा वाला सिंक ले लूं और इन दोनों को मैं inner I shooting one when if shift is not there and I should be getting zero, अगर मैं डिफरेंट ले लेती हूँ, ठीक है। और वो हमने फॉर्मूले से जो है लास्ट टाइम इसको प्रूव किया था। और इसके अलावा जो है वी टॉक्ड अबाउट अनदर फंक्शन जिसको अगेन हमने प्रूव किया था, विच वाज द एक्सपोनेंशियल फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है। अब we actually started this reproducing formula और इसको जो है वो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन दिस इज़ समथिंग जो कि ऑलरेडी आपको पता है, आप जो है वो बड़े अरसे से जो है इस चीज़ को कर भी रहे हैं, बट नॉट स्पेसिफिकली इन दिस मैनर। जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि इफ़ यू हैव, लेट्स सपोज कि आपके पास दो जो है वो बेसिस वेक्टर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस हैं, P1 जो है वो 1 0 है एंड P2 इज 0 1, देन इन दैट केस 0 and 1 है। और अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे कोई भी सिग्नल सॉरी वेक्टर दे देती हूँ 2 डायमेंशन में विच इज़ इक्वल टू 3 and 2, तो यू कैन राइट दिस एज 3P1 प्लस 2P2, ठीक है। एंड दिस 3 इज एक्चुअली इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद P1, ठीक है। एंड दिस 2, क्योंकि देखें यहाँ नजर आ रहा है x अगर मेरे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद P1 का क्या मतलब है कि x ट्रांसपोज P1 ले रही हूँ मैं, विच मीन्स के दिस इज 3, एंड सिमिलरली दिस 2 इज एक्चुअली इक्वल टू x P2 विच इज इक्वल टू x transpose P2 and this will be equal to 2। ये क्या हो रहा है? Okay, so this will be equal to 2। So in other words, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो this is x inner product P1 times P1 plus x inner product P2 times P2, ठीक है, which means के I am writing x in terms of, देखें terms of बेसिस वेक्टर तो हम लिखते ही हैं, ठीक है, 3i plus 4j। अब मैंने यहाँ P1 P2 लिखा हुआ है, आप नॉर्मली इसको i और j से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट दे आर स्टैंडर्ड बेसिस फंक्शन। बट व्हाट इज न्यू हेयर इज कि आपको देख के फौरन पता चल रहा है कि P1 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड P2 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। मगर ये P1 और P2 आ कैसे रहे मेरे पास? अगर मेरे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा मतलब हाई डायमेंशनल डेटा होता तो उस केस में भी, एंड फर्ज करें कि ये भी मेरे पास जो बेसिस वेक्टर है, अब तो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिंपल से दे दिया ना, लेकिन लेट्स सपोज कि आई हैव द सेट ऑफ बेसिस वेक्टर which are 1 over root 2 times 1 minus 1 है, and then the other one is B2 is 1 over root 2 times minus 1 and 1 है, ठीक है। अब they are not that simple, but the thing is कि they are still orthogonal and
नॉर्मलाइज यानी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर है। तो इन दैट केस ऑल्सो अगर आप x को p1 से करेंगे तो यू शुड बी गेटिंग 3 एंड x को p2 से करेंगे तो यू शुड बी गेटिंग 2। वट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर हैं, नो मैटर स्टैंडर्ड है, नो मैटर नॉन स्टैंडर्ड वाले हैं, ठीक है, वी हैव, अब तक आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई है कि जो हमारा पहले एक बहुत बेसिक लीनियर अलजेब्रा का नोटेशन था कि अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ वेक्टर स्पेस, तो ये जो हम कहते थे कि जी दे हैव टू बी इस डायरेक्शन में कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, दैट इज नॉट अ मस्ट, ठीक है, बस इस तरह से होना चाहिए कि सर्टेन प्रॉपर्टीज कवर हो रही हो, तो दे कैन बी समथिंग लाइक दिस आल्सो, एंड दिस इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑर्थोगोनल ना भी हो तो बेसिस हो सकते हैं, बस इनको स्पैन करना चाहिए वो स्पेस। ये तीनों चारों पॉसिबिलिटीज है कि रोटेट होकर ऑर्थोगोनल हो जाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हो, या इवन ऑर्थोगोनल ना भी हो। सो व्हाट we have actually done till now is कि एक ही वेक्टर स्पेस को स्पैन करने के लिए डिफरेंट बेसिस वेक्टर्स का जो है वो सेट हो सकते हैं, लेकिन व्हाट वी आर क्लेमिंग हेयर इज रिप्रोड्यूसिंग फॉर्मूला में कि अगर वो ऑर्थोनॉर्मल हैं, नो मैटर हैं क्या, मगर अगर वो ऑर्थोनॉर्मल हैं तो उनसे हम ऑर्थोनॉर्मल हैं और हमें वो वेक्टर पता है, जो कोई एक वेक्टर पता है जो कि उस वेक्टर स्पेस में है जिसको वो बेसिस वेक्टर्स स्पैन कर रहे हैं, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ that vector in the direction of any basis vector by this particular formula, and this is actually what is called the reproducing formula कि हमारा जो x है, अगर मेरे पास x जो है दैट इज p m डायमेंशनल, कि m मेरे पास बेसिस वेक्टर है, बेसिकली यहाँ पे m के बजाय मैंने इन्फिनिटी लिख दिया है, विच मीन्स कि हम काइंड ऑफ इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, जिसके लिए एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, सिंक फंक्शन है या फोरियर सीरीज की हम बात करते हैं, कि हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइट अगर आप नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल्स को ऐड करेंगे तो कोई भी सिग्नल आपको मिल सकता है, ठीक है, या ये कि अगर इनफाइनाइट आप नंबर ऑफ सिंक फंक्शन ले लेते हैं तो एग्जैक्ट रेप्लिकेशन एग्जैक्ट इंटरपोलेशन जो है वो हो जाती है, लेकिन इन दिस केस में अगर फाइनाइट हो जाएगा तो इट विल चेंज फ्रॉम इन्फिनिटी टू m, बट द पॉइंट इज कि अगर मेरे पास m वेक्टर m बेसिस वेक्टर हैं एंड दे आर ऑर्थोनॉर्मल, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि ये फॉर्मूला मैं सिर्फ और सिर्फ उस केस में लगा सकती हूँ व्हेन आई हैव ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट, और ये चीज़ हम पीछे बहुत डिटेल में प्रूव कर चुके हैं, सो आई वोंट गो इनटू द डिटेल कि कैसे हम जो चीज़ हमें वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड इज कि अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट है तो उस केस में किसी एक वेक्टर और बेसिस सेट के मिलने के बाद आई कैन ऑलवेज find the component of the vector in the direction of each and every basis set, ठीक है, और if I have the component जो मेरे पास सीज अगर है मौजूद तो एंड आई नो कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर है, तो वहां से मैं जो एक्चुअल वेक्टर है उसको जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है, सो कंपोनेंट से आपका वेक्टर मिल सकता है, वेक्टर से आपको कंपोनेंट मिल सकता है, एंड नॉट ओनली फॉर द स्टैंडर्ड बेसिस जो कि आप हमेशा से करती हैं जिसमें बहुत आसान होता है निकालना, बट इन नॉन स्टैंडर्ड बेसिस आल्सो एज लॉन्ग एज दे आर ऑर्थोनॉर्मल। तो इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो reproducing formula की we will just do the two examples for standard जो बेसिस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, मतलब जिनकी अभी हमने बात की थी। एक तो वी टॉक्ड अबाउट कौन कौन से स्टैंडर्ड बेसिस की हमने बात की थी, किससे पूछूं, लेट मी आस्क, सुन कौन कौन रहा है, हाँ जी, कौन, अमजद बताएंगे जी, कौन से स्टैंडर्ड बेसिस की हमने बात की अभी? यस मैम जी, कौन से स्टैंडर्ड बेसिस की हमने बात की है शुरू में इस लेक्चर के? मैम मैं अगर मैं रिप्रोड्यूसिंग, जी जी बोलें। अभी लेट आया हूँ मैम, मैंने अभी लेट आए हैं आप? यस मैम। अच्छा, चलें अभी बता दें, अभी मैं रिप्रोड्यूसिंग फॉर्मूला क्या लिखूं मैं इसको, कितना लेट आए हैं? व्हाट इज द रिप्रोड्यूसिंग फॉर्मूला जो मुझे यहाँ लिखना चाहिए? अगर मैं इफ आई हैव द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर एज p1 p2 से लेकर
pm तक। तो what should be the reproducing formula if they are orthonormal? जी नहीं पता? ओके, लेट मी आस्क समवन एल्स। हम जी हैं हमजा? ओके, आई गेस नॉट। महरोज? यस मैम। ये मैं क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ, दोनों में से किसी क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए। या तो ये मुझे बताएं कि मैंने कौन से स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस की बात की है, या मुझे ये बताएं कि अगर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस हो तो रिप्रोड्यूसिंग फॉर्मूला क्या होगा। मैम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे इसको। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। सो व्हाट शुड बी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, क्या होना चाहिए? अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिखती हूँ k फ्रॉम 1 to m, चलेंगे, मैंने आसान कर दिया। आगे क्या होना चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्या लिखूं मैं? c1 ck pk? जी यस जी मैम। जी x1 xp के आ जाएगा। x के ओके, x pk, ठीक है, ओके गुड। और चलें, कौन मुझे और बताएगा कि व्हाट आर द और स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस जिनकी हमने अभी बात की है। चलें, आप खुद ही से कोई बता दें, क्योंकि और जल्दी से बता दें। जी, नो वन? अभी तो हमने डिस्कस किया है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस? फिजा? सिंक है और फोरियर आपने बताया। ओके जी, सिंक और फोरियर है। ओके, सो जिसकी हमने अभी स्टार्ट में ही बात की है। स्टैंडर्ड ऑर्थो बेसिस बेसिकली हम उसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे आर ऑर्थो बेसिस विच विच एग्जिस्ट, यानी हम उनको खुद डिराइव कहीं से नहीं कर रहे, दे एग्जिस्ट एंड दे आर बेसिस फॉर स्पेसिफिक वेक्टर स्पेसेस जिस पे हम बहुत अरसे से काम मतलब ऑल ऑफ यू हैव मस्ट हैव स्टडीड इट एट सम पॉइंट। ओके, सो एनीवे, अगर हमारे पास ऑर्थो बेसिस हैं तो ये फॉर्मूला हो सकता है इफ़ वी हैव फाइनाइट सेट ऑफ बेसिस, और अगर हम इनफाइनाइट सेट ऑफ बेसिस की बात करते हैं तो इन दैट केस द समेशन विल बी फ्रॉम 1 to infinity and the formula remains the same, and this is actually called the, ये जो हमारे पास सी वेक्टर है या कोफिशिएंट जो है वो हमें यहाँ से मिल रहे हैं अगर हमारा जो है वो बेसिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस, सॉरी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट। तो अब हम वी वांट टू एक्चुअली प्रूव कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज के पी केस जो हैं दे आर जी ओके, लेट्स सपोज के पी के जो है दे आर एक्चुअली द सिंक फंक्शन, ठीक है, इस रूट टी साइन ऑफ पाई टी माइनस टी माइनस के टी ओवर पाई टी माइनस के टी, ठीक है, वेयर के इज एन इंटीजर। अगर हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं और वी वांट टू फाइंड, आई वांट यू टू गिव मी द कोफिशिएंट ऑफ जी, अब ये तो हमें पता चल चुका है, वी हैव ऑलरेडी सीन के ये सेट जो है वेयर के इज गोइंग फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आपके पास हो सकता है। दिस सेट इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट, ठीक है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। बेसिकली के कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट शुडंट मैटर कि आपके पास किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर x है तो can we write it as the linear combination of these basis vectors,
एंड इफ वी कैन, ज़ाहिर है वी कैन बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें पता है कि ये ऑर्थो बेसिस है, तो व्हाट विल बी दोज कोफिशिएंट जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इन कोफिशिएंट्स को निकालने की कोशिश करें, सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि इन इसकी जगह जो है इस पी के को तो मैं इसी तरह अगर रहने दूँ, सेकेंड वाले को आई नीड टू सॉल्व फॉर दिस x sin pi t minus kt over pi t minus kt इनर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके साथ जो है वो आपके पास ये फिर kt मल्टीप्लाई हो रहा है। ओवर पाई t माइनस kt। मुझे ये बताइए व्हाट विल बी दिस वैल्यू बनेगा। ओके इतनी आज खामोशी है। मैम एक्सपोनेंशियल जी जी बोलें। एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा सिंक फोरियर। ओके एक्सपोनेंशियल में, ओके लेट मी डू वन थिंग। आप लोग जो है ना आधी से ज़्यादा क्लास जो है ना वो आज आई डोंट नो कि कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है, सो लेट मी जस्ट टेक अ वेरी क्विक, क्या करूँ मैं, लेट मी टेक अ क्विज। ये जो चीज़ है आप सारे एक पेपर निकालें अपने पास से, जो जो मौजूद है क्लास में पेपर निकालें। आई एम गिविंग यू, मुझे कोई भी इसका एक्सप्रेशन लेके तस्वीर लिख के, और अभी जो है ना वो अभी मैं बना रही हूँ वो क्विज 3 और क्विज 4 का जो असाइनमेंट है, 5 मिनट्स में मुझे उसके ऊपर अपलोड करें या ईमेल कर दें, चलें अपलोड ना करें मुझे ईमेल करें। दिस इज 628, ये चीज़ हम लास्ट कर चुके हैं, ठीक है। आपको 632 तक यू नीड टू जस्ट गिव मी समथिंग, ठीक है। एंड आई डोंट केयर अगर जो नहीं है तो ही और शी विल लूज द मार्क। ये वाला एक्सप्रेशन है आपके पास, इसका जो है वो फाइनल मुझे आंसर। जी सिर्फ जी सॉरी, एक्सप्रेशन है ना जो सिर्फ इस मल्टीप्लाई हो एक्सप्रेशन, रहा है, सिर्फ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल नहीं कुछ भी नहीं, बस सिर्फ इस एक्सप्रेशन को कि व्हाट विल इट हैव, व्हाट विल इट बिकम, ठीक है, इन 5 मिनट्स। और इसको लिख के एक पेपर पे अपना नाम लिखें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, तस्वीर लिखें एंड ईमेल मी, ठीक है। 629 है मेरे पास, 634 के ऊपर जो है आई विल स्टार्ट डूइंग। 634 तक अगर आपका नहीं आया तो आई वोंट एक्सेप्ट इट, क्योंकि फिर मैं खुद बता दूंगी जाहिर है। मैम ये इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके मतलब डॉट प्रोडक्ट इसका हाँ क्या जी होगा? सिंप्लीफाई करके कि हाँ जी जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, लेट मी जस्ट टेल यू कि आप मतलब ये एक्सप्रेशन जो है वो डॉट प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो व्हाट विल इट बिकम, ठीक है, जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। आई डोंट केयर कि आप उसी फॉर्म में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, आई जस्ट वांट यू टू डू समथिंग, क्योंकि आधी से ज़्यादा क्लास या तो सोई होती है या होती ही नहीं है यहाँ पर। और फ्रॉम नाउ ऑन मैं ऐसे ही क्विजेज आप लोगों के लिया करूँगी, नहीं होंगे अगर आप तो क्विजेज के मार्क्स आप लूज करेंगे। इफ आई एम हेयर, रेस्ट ऑफ द क्लास इज हेयर, यू हैव टू बी हेयर।
मैम काइंडली हम व्हाट्सएप कर सकते हैं? व्हाट्सएप नहीं, अगर आप चाहते हैं तो मैं टीम्स पे कर सकती हूँ, लेकिन व्हाट्सएप मेरे से बहुत इधर उधर हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑन व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में सारों को किसी का भी नहीं चेक कर सकती। ओके जी, सो टाइम हो गया, सो लेट मी अपलोड करने वाली हूँ, वो हो रहा है। ठीक है, आप लोग चलें 35 पे मैं स्टार्ट करती हूँ। ईमेल आप कर दें एंड देन ओके। सो अब ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली लास्ट टाइम, क्योंकि ये लास्ट क्लास में ही मैंने करवाया था ये, और अभी भी वो चीज़ जो है वो वी जस्ट सॉ वेरी ब्रीफली कि हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट अगर आप टाइम डोमेन में ले रहे हैं तो पार्सेवल थ्योरम यूज़ करके जो है वी कैन टेक इट इनटू फोरियर डोमेन। और पार्सेवल थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि इफ़ वी हैव एक्स टी और हमारे पास जो है वो एक्स टी और वाई, आपके पास लेट्स सपोज के दो फंक्शंस हैं एक्स टी कॉन्जुगेट डी टी है, और y अगर है, दो अलग फंक्शंस भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। या लेट्स सपोज के दिस इज एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी वाई कॉन्जुगेट टी डी टी है इन टाइम डोमेन, then in Fourier domain it will be equal to minus infinity to infinity x of f कर लें f फ्रीक्वेंसी जो है which is in hertz कर लें, या j ओमेगा की फॉर्म में कर लें। it will be something like this कि आपके पास जो है वो it converts to the Fourier transform of the function। अगर आपके पास कंटिन्यूस टाइम में था तो कंटिन्यूस Fourier transform हमारे पास आ रहा है, and it will go in the Fourier domain multiplied by 1 by 2 pi। अब इस केस में मेरे पास जो दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन जो है बिकॉज वी नो कि इसका जो इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी टाइम स्क्वायर रूट टी साइन पाई टी, और जो भी हमारे पास है, बिकॉज दिस इज माई एक्स ऑफ टी, जो अगर आप पार्सेवल के रेफरेंस से देख रहे हैं, दिस इज एक्स ऑफ टी एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन वाई ऑफ टी। ओके, सो अगर मैं पार्सेवल थ्योरम लगाना चाहती हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो है, और कॉन्जुगेट हमारे इट डजेंट मैटर बिकॉज दोनों के दोनों जो है वो रियल फंक्शंस हैं। तो इस केस में जो है मैं पार्सेवल के थ्रू इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। बट द थिंग इज कि हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि जो सिंक फंक्शन है, अगर इसका टाइम में अगर सिंक है तो फोरियर में अगर आप जा रहे हैं तो इट विल बी अ रेक्टेंगल विच विल बी माइनस पाई बाई टी टू पाई बाई टी, और इसकी वैल्यू जो है वो सिंपली 1 के इक्वल हो जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं फोरियर डोमेन में जाती हूँ तो मेरे पास ये लिमिट्स जो हैं वो रही माइनस पाई बाई टी से पाई बाई टी तक रह जाएंगी, बिकॉज ऑफ द रीज़न के फोरियर एग्जिस्ट ही यहाँ तक कर रहा है, ठीक है। 1 बाई 2 का फैक्टर, पाई का फैक्टर यहाँ पर आएगा। एंड देन द अदर थिंग इज के मेरे पास जो x ऑफ t है, लेट्स सपोज कि x ऑफ t का फोरियर जो है उसको मैं x ऑफ j ओमेगा से लिखती हूँ। y ऑफ t का जो फोरियर है दिस विल बी इक्वल टू 1 ओनली, लेकिन क्योंकि ये शिफ्टेड सिंक है तो इसका मतलब है कि 1 के साथ e रेज टू द पावर j ओमेगा t would be multiplied, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी विल हैव, थोड़ा जहाँ नीटली लिखा हुआ है, लेट्स मूव हियर, कि हमारे पास जो है वो ये वाली जो चीज़ है
दिस फैक्टर आई एम जस्ट मतलब समेशन जो है वो फिलहाल भूल जाए बिकॉज दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इसके थ्रू हम ये कह रहे हैं ना कि दिस शुड गिव अस द कोफिशिएंट एंड व्हाट विल बी द कोफिशिएंट विल बी द सैंपल वैल्यू, बिकॉज हमें पता है कि आपके पास जो है x इज एक्चुअली formed by the application of all of the आपके पास यानी सैंपल वैल्यूज एंड सिंक फंक्शन, ठीक है, जिस तरह मैंने फिगर बनाई थी, तो सैंपल वैल्यू है उसके ऊपर सिंक फंक्शन है, दूसरी सैंपल वैल्यू है उसके ऊपर सिंक फंक्शन है, तीसरी सैंपल वैल्यू है उसके ऊपर सिंक फंक्शन है, एंड व्हेन दे आर ऑल एडेड वी शुड बी गेटिंग दिस. सो इट मीन्स कि आपके पास x जो है दिस इज इक्वल टू c1p1 प्लस c2p2 एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है. लेकिन ये जो C1, C2 वगैरह हैं दे आर द सैंपल वैल्यूज. ओके, सो व्हाट वी एक्सपेक्टेड कि ये फॉर्मूला जो है दिस शुड बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ दीज सैंपल्स. तो वो कैसे आ रहा है, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर दैट. इसके लिए अगेन जो है ये जब मैं कर रहे ये जब हम कर रहे हैं ये वाला फैक्टर, तो इसके लिए अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है अगली साइड पे कि जब हम इसको फोरियर डोमेन में जा रहे हैं यूजिंग द पार्सेवल थ्योरम, तो x का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज x ऑफ j ओमेगा, कैपिटल X ऑफ j ओमेगा, और जो सिंक है उसका सिंपली रेक्टेंगल है विद अ शिफ्ट की वजह से जो है ये चीज़ आ जाती है. और ये अगर आप फैक्टर देखते हैं, इसको रूट t को बाहर रख दें, ये जो मेरे पास चीज़ है दिस इज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ j ओमेगा का फॉर्मूला है. ठीक है, आप लोग DSP भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाके देखिएगा. खैर DSP में तो ये नहीं होगा बिकॉज दिस इज फॉर कंटिन्यूअस सिग्नल अनलेस एंड अनटिल के आप सैम्पलिंग वगैरह पढ़ रहे हो, बट इन एनी केस दिस इज द मतलब स्टैंडर्ड आपके पास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, विच मीन्स कि अगर आपके पास बेसिकली अगर यू हैव ओके इफ यू हैव ए माइनस पाई बाय टी से पाई बाय टी 1/2 पाई x ऑफ j ओमेगा है e raised to the power j ओमेगा t, दिस इज इक्वल टू x ऑफ t. तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास ये जो t है इसकी जगह kt है एक्सपोनेंशियल में. सो इट मीन्स के दिस विल कम आउट टू बी x ऑफ kt, and x of kt is actually the value of samples at every value of x at every t interval, which is the sample, okay, and which is actually the coefficient जो कि हमारे पास आना चाहिए था. ठीक है, which we were expecting कि C's जो है वो सारे के सारे हमें सैंपल की वैल्यूज जो है एज अ कोफिशिएंट मिल रहा है. सो इन दिस वे वी एक्चुअली आर प्रूविंग के वी कैन टेक द यानी स्टैंडर्ड जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास था उसके थ्रू वी कुड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द सिग्नल्स बाय मैनिपुलेटिंग सम फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग दोस कोफिशिएंट. लेकिन ये चीज़ जो है वो हमने रिप्रोड्यूसिंग फार्मूला जो है हमने इस केस में प्रूव कर दिया है. एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, ये आप लोग खुद में स्लाइड्स आपको ज़ाहिर अपलोड कर दूंगी, दिस इज सिंपलर देन दैट जो कि हमने पहले किया है. तो ये इसी तरह से हाउ कैन वी एक्चुअली प्रूव के जो फोरियर सीरीज़ है उसमें कोफिशिएंट्स आप किस तरह से निकाल सकते हैं. ओके, ये चीज़ हो गई. उसके बाद नाउ वी विल मूव टू द next part which is actually the Parseval theorem. और Parseval theorem अगेन जिस तरह हमने अभी यूज़ भी किया है Parseval theorem, आप पहले भी Parseval theorem देखते रहें. एंड लास्ट लेक्चर में जो है वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग दैट Parseval theorem इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि ट्रांसफॉर्म डोमेन में हम यूज़ कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट द Parseval theorem विद रेफरेंस टू द इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसकी हम बात करते रहे. सो व्हाट दिस थ्योरम सेज इज, थोड़ी सी जो है वो यहाँ जो मैंने इसकी पिक्चर ली हुई है, स्कैन किया हुआ है, दैट इज़ नॉट क्लियर, सो लेट मी राइट इट हियर. ये मैंने आपकी बुक से ही लिया हुआ है Parseval theorem, so you can read from there also, but let me write. So what this is telling is कि let x, y belong to vector space S, and this vector space has the inner product defined by this, which means कि x और y का जो inner product है उसको हम इस notation से लिख रहे हैं. and let's suppose कि हमारे पास p के are the ortho basis for S. ठीक है, अच्छा ऑर्थो बेसिस
नॉर्मली ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थो बेसिस में आई शुड हैव रिटन ऑर्थोनॉर्मल, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो समहाउ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को हम ऑर्थो बेसिस भी कह देते हैं. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर मैं ऑर्थो बेसिस कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए और नॉर्मलाइज भी होना चाहिए. सो वी लेट्स सपोज कि वी हैव or the set of all the orthonormal basis for F, then what this theorem says is कि अगर मैं inner product ले रही हूँ इन दो vectors का in the standard जो भी मेरे पास vector space S है, ये सब स्पेस, ये सबस्क्रिप्ट S जो लिखा है मैंने, इसका ये लिखने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि वी नो कि दिस इज द इनर प्रोडक्ट डिफाइन इन दिस वेक्टर स्पेस जिसको हमने S से रिप्रेजेंट किया हुआ था, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट. ठीक है, और इस L2 यहाँ पे लिखा हुआ है विच मीन्स के डॉट प्रोडक्ट हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो व्हाट दिस इज टेलिंग यू इज कि जो कोफिशिएंट्स आपने निकाले हैं इनर प्रोडक्ट ऑर्थो बेसिस में, उन कोफिशिएंट्स में जो एनर्जी है, बिकॉज अगेन हम एनर्जी की बात इस कोर्स में नहीं कर रहे, ठीक है, बट यू विल सी डिफरेंट मतलब कोर्सेज में आपने पहले भी देखा हुआ होगा कि बेसिकली अगर आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं इस तरह से करके, और या ये कि आप नॉर्म किसी भी सिग्नल का फाइंड आउट कर रहे हैं एंड सिग्नल हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो स्टेशनरी सिग्नल है और सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल. ठीक है, या आप इसको x ट्रांसपोज को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू गेट द एनर्जी इन द सिग्नल. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो भी एनर्जी आपके पास, यानी डॉट प्रोडक्ट अगर आप दो सिग्नल्स का ले रहे हैं और उससे जो भी आपको एनर्जी मिल रही है या जो भी रिलेशनशिप है, जो भी नंबर आपको मिल रहा है, दैट रिमेन्स द सेम इफ यू गो इन द ट्रांसफॉर्म डोमेन. और इस केस में ट्रांसफॉर्म डोमेन क्या है? द डोमेन ऑफ द कोफिशिएंट्स जो कि हमने वहाँ से कंप्यूट किए हुए हैं. और जो कोफिशिएंट्स हमें जिस तरह नज़र आ रहा है ना कि फॉर्मूला जो है कोफिशिएंट अल्फा जो है वो किस तरह से हुआ हुआ है कंप्यूट, एक्स का जो है वो इनर प्रोडक्ट लेके, और बीटा जो है वो कैसे कंप्यूट हुआ हुआ है वाई का इनर प्रोडक्ट लेके. तो आपके दोनों कोफिशिएंट्स जो हैं उनका आप इनर प्रोडक्ट लें तो जो आंसर आता है, या आप दोनों वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लें द वेक्टर स्पेस, तो जो आंसर आता है इट वुड रिमेन द सेम. या अगेन वही जो बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ट्रांसफॉर्म डोमेन में जाने के बाद आपके पास जो है वो जो एनर्जी होती है या वो चेंज नहीं होती, इट इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्म, यानी एक्स और वाई में जो भी वैल्यूज़ आपके पास थी समहाउ वो अल्फा एंड बीटा में चली गई हैं, एंड दे विल नॉट, इट डजंट मीन कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ थी वही आपके पास अल्फा और बीटा की भी आ रही होंगी, नहीं, बट द इनर प्रोडक्ट जो आपने एस एक्स वाई का लिया हुआ था उससे जो रिजल्ट आ रहा है दैट विल बी द सेम रिजल्ट एज अल्फा और बीटा का जो है. ओके, इसका जो प्रूफ है वो उस पर मैं बाद में आती हूँ. लेट्स डू एन एग्जाम्पल फर्स्ट. अच्छा, अब आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग. डॉक्टर सादिया, आपके ये यूट्यूब लेक्चर्स उस पर अवेलेबल हैं टीम्स पर? सॉरी, आपके यूट्यूब लेक्चर्स आप कह रही थी ना कुछ अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है. जी जी बिल्कुल टीम्स पे अवेलेबल हैं, जो रिकॉर्डेड हैं वो सारे टीम्स पे तो होते हैं. ठीक है, डाउनलोड नहीं होते, हो रहा है आजकल मुझसे अभी, बल्कि आपसे पहले क्लास हो रही थी तो उसमें तो लेक्चर का भी थोड़ा सा मसला हो गया था. तो लेकिन ये कि चले आप लोगों का लेक्चर तो ठीक हो जाता है लेकिन डाउनलोड में थोड़ा इशू है. लेकिन ये टीम्स पे बिल्कुल अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स टीम्स पे अवेलेबल हैं. और आई विल ट्राई कि पिछले और ये अगले वाले जो है वो सारे के सारे मैं उस पर भी अपलोड कर दूँ. लेकिन PDF मेरे ख्याल है मैं साथ साथ अपलोड कर दिए थे, क्योंकि PDF जो है वो तो इतना मसला नहीं होता, मगर ये कि वीडियोस जो हैं वो दे आर एक्चुअली अ बिट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि पहले डाउनलोड करना पड़ता है फिर अपलोड करना पड़ता है. अच्छा, एनीवे व्हाट आई वांट यू टू डू इज, हमारे पास ये दो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं. ठीक है, ये देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा. ऑर्थोगोनल तो मुझे फ़ौरन पता चल रहा है बिकॉज इनका ओवरलैप है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो
इन दोनों का आपस में 0 के इक्वल हो जाए। और ऑर्थोग नॉर्मल आप किस तरह कर सकते हैं कि अपने साथ ही अगर इनर प्रोडक्ट आप ले लें तो इट शुड कम आउट टू बी 1। अब व्हाट आई वांट यू टू डू इज, यानी हम क्या क्लेम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर मेरे पास एक फंक्शन है लेट सपोज f1 ऑफ t, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एंड देन आई हैव एन अदर फंक्शन f2 ऑफ t, ओके, एंड f1 और f2 दोनों के दोनों जिस वेक्टर स्पेस में हैं, लेट सपोज दैट इज स्पैन बाय दीज टू बेसिस वेक्टर, ठीक है। तो इसको phi1 और phi2 है, इसको मैं p1 और p2 भी कह सकती हूँ। व्हाट वी वांट टू प्रूव इज कि अगर मैं f1 और f2 का डॉट प्रोडक्ट ले लेती हूँ, then it should be same as the dot product of f1 के कोफिशिएंट एंड f2 के कोफिशिएंट, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि मैं f1 के जो कोफिशिएंट्स हैं, अच्छा चलें another thing, उस पर तो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास phi1 ऑफ t एक बेसिस वेक्टर है एंड phi2 ऑफ t एक अनदर बेसिस वेक्टर है एंड f1 ऑफ t कोई भी फंक्शन है, मेरे पास f1 ऑफ t के कितने कोफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है। दे आर ऑर्थो। सबसे पहले तो चलें अगेन वही वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले भी पूछा है, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला अगर मैं इसको इसके कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, c1 phi1t प्लस c2 phi2t, ठीक है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर c1 प्रोवाइडेड दे आर ऑर्थोनॉर्मल, f1t dot product with phi1t. okay, f1t dot product with phi1t and c2t will be equal to f1t dot product with phi2t, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ हमें पता चल रही है वो ये कि जितने मेरे बेसिस, ये हमें खैर ऑलरेडी पता है, लेकिन द थिंग इज कि जितने मेरे बेसिस वेक्टर हैं, अगर मेरे पास 2 बेसिस वेक्टर हैं तो कोफिशिएंट्स भी मेरे पास 2 ही आ रहे होंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स f1t अगर मेरे पास एक फंक्शन है, इट इज अ कंटिन्यूअस डोमेन फंक्शन, c जो है मेरे पास इट विल बी अ वेक्टर, ठीक है, एंड इट विल बी इन माय करंट सिनेरियो इट विल बी इक्वल टू c1 एंड c2, ठीक है। इसी तरह से इसी वेक्टर स्पेस पे जिसको ये दोनों स्पैन कर रहे हैं, देयर इज एन अदर वेक्टर f2 ऑफ t, और हम ये कह देते हैं कि इसके कोफिशिएंट c1 c2 के बजाय आई से कि जी f2 ऑफ t जो है दिस इज इक्वल टू d1 phi1t प्लस d2 phi2t। तो इन दैट केस अगेन d1 d2 जो है वो हमें कैसे मिल जाएगा, d1 विल बी इक्वल टू f2t f2t phi1 phi1t and d2 will be equal to f2t phi2 phi2t, ठीक है। सो इट मीन्स कि अब मेरे पास f1 f2 है, f1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास कोफिशिएंट है वो c था, अब मेरे पास कोफिशिएंट d आ गया, d1 एंड d2 कोफिशिएंट का वेक्टर। अब जो मेरा पार्सेवल थ्योरम है वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इनर प्रोडक्ट ले लेती हूँ इन दोनों का, दिस शुड बी सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ C एंड D। ओके, माय क्वेश्चन इज, चले कंप्यूट तो आप कर ही लेंगे, अगर क्लास में हम ना भी कर पाए मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी या आप ट्राई वो करके कर लेंगे, बिकॉज यू नो हाउ टू कंप्यूट द इनर प्रोडक्ट, हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए हुए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस आपको कहीं पे इसका कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है अप्लाई करने का। लेट्स सपोज कि मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने जो है ना मुझे एनर्जी बिटवीन दीज टू सिग्नल्स देना है, या लेट्स सपोज कि एक ही सिग्नल की एनर्जी मैं आपको कहती हूँ कि आपने f1 जो सिग्नल है उसकी एनर्जी करनी है, विच मीन्स कि आप f1 f2 के बजाय खाली f1 का f1 के साथ कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको नॉ मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। माय क्वेश्चन इज कि डू यू सी एनी एडवांटेज ऑफ गोइंग इनटू द ट्रांसफॉर्म डोमेन
working there, and then finding instead of doing it in the actual domain. कोई इस फॉर्मूले से आपको ये सारी की सारी कंप्यूटेशन से फॉर्मूले से कोई फायदा नजर आ रहा है? यही कि कंप्यूटेशन आसान हो जाएगी। कंप्यूटेशन आसान हो गई है। ओके, सबसे बड़ा फायदा जो है, इट शुड बी वेरी ऑब्वियस टू बोथ ऑफ टू ऑल ऑफ यू, कि आपके पास जो है f1 ऑफ t नो मैटर व्हाट द फंक्शन इज, मगर मुझे पता है कि कंटिन्यूअस है, और अगर मैं ये राइट लेफ्ट हैंड साइड को, अब दोनों चीजें जो है मुझे आंसर तो सेम दे रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंप्यूट करना चाहूंगी, इसका मतलब है आई नीड टू कंप्यूट इंटेग्रल ऑफ अ फंक्शन, मतलब उसका अपने साथ ही कर रहे हैं या किसी और के साथ कर रहे हैं, ठीक है, बट वी नीड टू कंप्यूट द इंटेग्रल एंड देन वी विल बी गेटिंग द वैल्यू। ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दफा ये कोफिशिएंट निकाल रही है, वी नो के द कोफिशिएंट्स विल ऑलवेज बी डिस्क्रीट वेक्टर, ठीक है, नो मैटर आपका यू स्टार्ट विद व्हाट काइंड ऑफ वेक्टर्स, आप यू विल एंड अप विद c1 c2 d1 d2 जो है वो आपके पास नंबर्स आएंगे। तो इनका इनर प्रोडक्ट लेना वुड बी मच मोर इजियर एज कंपेयर टू कंप्यूटिंग मे बी द इनर प्रोडक्ट ऑफ दोज जो आपके पास जो है वो एक्चुअल सिग्नल्स हैं। सो दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस के हम, जिस तरह हमने अभी पीछे भी प्रूव में किया है कि पार्सेवल थ्योरम जो है उसको हम यूज करके डिफरेंट, यानी इस केस में देखें आंसर तो सेम नंबर आ रहा है ना, इट डजंट मैटर कि मैं इस साइड पे इंटीग्रल ले रही हूँ या इस साइड पे, बट वी नो कि इंटीग्रल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस लेना इज मच मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू आप डिस्क्रीट को लें, और सो इन दैट केस जो है यू विल बी, और इस केस में भी जाहिर है कि आपको यहाँ पर तो खैर लेना पड़ रहा है, ठीक है, बट अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि phi1 जो है वो आपके पास इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना f2 है, बिकॉज ये जो है वो कोई बेसिस फंक्शन है, तो बेसिस फंक्शन वी हैव सीन के दे आर स्क्वायर्स की फॉर्म में, मतलब इट डिपेंड्स कि ये, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ट्रांसफर डोमेन में जाके, ट्रांसफॉर्म डोमेन में जाके करें, बट दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि आप ये करना चाहें। इसके अलावा और भी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, जिसकी एक जो आपने पीछे देख ली में जो है वो हमें आसानी हो गई थी बिकॉज ऑफ द रीजन, अदरवाइज आप टाइम में भी कर सकते थे, बट इट वुड हैव रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एडिशनल कंप्यूटेशन, एडिशनल स्टेप्स, लेकिन अगर हमने फोरियर में जाके जो है वो चीज़ की तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस। सो लेट्स मूव बैक हियर। अच्छा, अब आपको जो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यू हैव द फंक्शन, आई वांट यू टू कंप्यूट c1 एंड c2, यानी ओके लेट मी राइट इट हियर, ठीक है, जो f1t खाली मैंने आपको दिया हुआ है, फिलहाल f2 तो दिया नहीं है, लेकिन दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हमारे पास f1t है जो कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और phi1 and phi2 are the basis, और if they are basis and ortho basis, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ, I mean I am just saying कि they are ortho, you just need to believe it, और otherwise आप खुद prove भी करके देख सकते हैं। I want you to find c1 and c2, ठीक है, let's take maybe कितना टाइम जाएगा, लेट्स टेक 7 मिनट्स, 57 है ना, 705 के ऊपर मैं आपसे पूछूंगी c1 और c2 क्या है, तो थोड़ा सा एंड आई जी सॉरी फॉर्मूला देख लें जरा पीछे कर, छोटा कर। हाँ जी बिल्कुल, फॉर्मूला देख लें, आप कुछ भी देख सकते हैं, मतलब दिस इज नॉट अ क्विज, लेकिन ये कि आई अगेन जिस तरह मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि जो लोग आंसर देते हैं डेफिनेटली मैं आई कीप ऑन मार्किंग देम, और अभी भी आप लोगों को अगर उस 5 नंबर की फिक्र नहीं है तो फिर मैं आपको पता है क्विजेस के भी नंबर काटना शुरू कर दूंगी। यू नीड टू बी, अगेन वही वाली बात है, इंटरैक्टिव सेशन अगर मैं ले रही हूँ टाइम पे तो यू नीड टू बी हियर, और अदरवाइज अगर आपकी क्लास को फील होता है कि इंटरैक्टिव सेशन का कोई फायदा नहीं है तो आई कैन ऑलवेज रिकॉर्ड एंड अपलोड, ठीक है, आप लोग मुझे बता दीजिए तो आई कैन डू दैट ऑल्सो, लेकिन अगर इंटरैक्टिव हो रहा है तो फिर यू नीड टू आंसर।
और ये एक्सक्यूजेस नहीं होंगे कि मैं लेट आई या आया, या ये कि मुझे समझ नहीं आया, नहीं समझ आया तो आस्क। जूम इन ओके, कर तो जी जी, फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बता भी देती हूँ। फॉर्मूला इज एक्चुअली सिंपल कि आप F1t Phi1t dt जो है इसको कंप्यूट करेंगे फॉर द लिमिट, जो भी लिमिट होगी। यहाँ से तो नज़र आ रहा है कि इट शुड नॉट गो बियॉन्ड t, क्योंकि F1t जो है वो मैम ये जो सेकंड F1t है, ये इसकी जो सेकंड हाईएस्ट है वो 8 बाय अंडर रूट 8 टी। बाय 8 बाय पाई t है जी जी, स्क्वायर रूट 2 t है सॉरी। मैम ये जो फाई वन ऑफ टी है ये अंडर रूट टू बाई टी है या ये फुल अंडर रूट है इसका? अंडर रूट 2 बाय, मेरा ख्याल है इट शुड बी, लेट मी सी, चेक करना पड़ेगा मुझे कि मैंने क्या लिखा हुआ है। होगा क्योंकि सारे पूरे अंडर रूट टी है ये हर तरह। अंडर रूट टी है, ओके। 2 बाई टी 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 अगर मैं करती हूँ, डन मैम। ओके ओके। यस सर। So what is the value of C1? मैम C1 की मेरे पास जो वैल्यू है वो 4 बाय अंडर रूट 2। 4 by under root 2. Okay. Let me see, मैंने ये स्क्वायर रूट 2 बाई टी, मुझे लगता है ये 2 बाई टी होना चाहिए, मैंने ये गलत लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसको अगर आप करके देखते हैं, ये वाली जो चीज़ है, इट शुड बी 2 बाई टी। या बेसिस में कह रही हैं? अच्छा जी बेसिस में कह रही हूँ मैं, बेसिस की वैल्यू पे, बेसिस पे जो आपके आंसर भी डिफरेंट आ जाएंगे ना। और ये अगर आप लोग भी करके, अगर स्क्वायर रूट 2 बाई टी है और उसका अगर नहीं नहीं ठीक है, ये स्क्वायर रूट होल्ड स्क्वायर रूट है, ठीक है सॉरी, ठीक है। अच्छा हाँ जी बताइए, C1 क्या आ रहा है? मैम 4 बाय अंडर रूट 2 मेरा। 4 बाय अंडर रूट 2, हाँ जी, इट शुड बी ओके। मैम मेरी एक जनरल क्यूरी थी। अगर हमारे मतलब टेस्ट या मिड के बीच में हम जो कंप्यूटेशंस है उसके लिए हम मैटलैब यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर कोई मैट्रिसेस के इनवर्स वगैरह फाइंड करना है, मतलब मिड में तो चलें थोड़ा टाइम। देखिए अगर तो मैंने इतना मुश्किल दिया तो आपको आई विल अलाउ माई सेल्फ, ठीक है, लेकिन ये कि अगर आपका इसी तरह से वर्क जिस तरह से अभी करने के लिए है तो मोस्ट प्रोबेबली नॉट। ओके मैम। मैम तो ठीक ये है आप तो पहले बता देंगे कि मैटलैब से हाँ जी कंप्यूटेशन। बिल्कुल, आपको पता है मैं हर चीज़ के साथ इंस्ट्रक्शन सेट तो देती हूँ ना, तो यस मैम। अब मतलब आपको पहले से बता दूंगी मैं, मगर मोस्ट प्रोबेबली नहीं अलाउ होगा, बिकॉज क्वेश्चन इतने ज़्यादा वो नहीं होते, वो तो मैटलैब से, तो क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स नॉर्मली होते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, यानी मैटलैब से तो देखिए ना सब कुछ एक स्टेप में हो सकता है, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है स्टेप्स। तो नॉर्मली मेरे सारे जो पेपर्स होते हैं उनमें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई इस तरह का पेपर हो कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको मेथड सोचने में टाइम लग जाए और स्टेप डज नॉट मैटर, ठीक है, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली नहीं
आप लोगों को मैटलैब अलाउ नहीं होगा, और अगर होगा भी अलाउ तो मतलब आप मे भी आप अपना आंसर टैली करने के लिए देख सके, बट आई डाउट, मैंने कभी भी आज तक मैटलैब जो है वो अलाउ नहीं किया है। हाँ ये हो सकता है कि अगर मैं टेक होम क्विज दूँ तो उस केस में अलाउ कर दूँ, लेकिन उस केस में फिर ज़ाहिर है कि क्विज बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली नॉट। और इसीलिए मैं ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स जो है वो क्लास में करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सब लोग जो है इससे गुजरें एंड यू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि स्टेप्स डू कैरी मार्क्स। मेरे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें स्टेप्स मार्क्स करते हैं कैरी। ओके चलें जी, ये वाले जो है वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, और जिस तरह 2/4/√2 इज एक्चुअली 2√2, ठीक है। और सिमिलरली C2 जो है वो 4√2 हमारे पास आ रहा है, √2 आ रहा है। और इस तरह से जो है वो दूसरा F2T जो है दिस इज गिवन लाइक दिस। और इसके लिए जो है आई वोंट आस्क यू टू डू, आप बाद में जो है इसको कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आर C प्राइम मैंने जो है इस वेक्टर को नाम दिया हुआ है, विच इज़ द वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ F2T। और जो चीज़ ओके आपको जो मैं सिंपली व्हाट आई वांट यू टू डू, जस्ट डू इट इज के इसको आप प्रूव करके देखें। ओके लेट मी एक्चुअली मेक ओके मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए। F1 जो है दिस इज दिस वन, ठीक है। ये है 4/√T, 8/√T, this is T/2 0T, this is F1 of T, and we have F2 of T. Oops. Let me. G F2 of T is something like this, 6/√T, और ये 0 है, this is T/2 T, this is -6/√T, ठीक है। अच्छा इसके कोफिशिएंट्स जो हैं इसको अगर मैं C कह देती हूँ, ये तो आप लोगों ने अभी खुद भी निकाला है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2√2 4√2, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि इसके कोफिशिएंट्स को मैं D कह देती हूँ, और ये आप लोगों ने कंप्यूट नहीं किया, बट लेट मी राइट इट हियर। आई वांट यू टू प्रूव दैट this is equal to this, ठीक है। आप में से जो है वो ओके देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। व्हाट वुड इट बी, सॉरी राइट हैंड साइड जो है ये है मैम 30, हाँ C ट्रांसपोज और D अगर आप कर देते हैं ना तो दिस विल बी इक्वल टू 2√2 4√2 टाइम्स 3√2 माइनस 2√2, ठीक है। सो दिस विल -16 आएगा। -16 आएगा। नहीं जी नहीं सॉरी श्योर 6 नो मैम जस्ट अ सेकंड। ये जो है 3 6 4 ज़ा 24, नहीं 6 2 ज़ा 12, उप्स, और 12 भी आ रहा है ना, नहीं 24 आ रहा है, 12 ठीक है। और आगे 12 आ रहा है, ओके। सो माइनस 16 which means के this is equal to -4. -4,
ओके सो ये वाला आप कंप्यूट करके मुझे बताइए, ये भी आपको -4 मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है, लेट्स टेक 4-5 मिनट्स। देखिए ये पूरी क्लास अगर कर रही है तो अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज जस्ट योर प्रैक्टिस। मुझे पता है कि ये इस तरह की इंटीग्रेशंस जो है दे आर नॉट इजी फॉर यू, और अगर आप करके देख लें तो इट वुड बी गुड। नहीं करते, अगर 2-4 लोग जो करते हैं हर दफ़ा वही करते हैं, तो अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकती। अगर हम चलें यहाँ पे, अगर मैं इसको करना शुरू करूँ बजाय इसके कि मैं टाइम जी इफ़ वी स्टार्ट टू डू इट टुगेदर, क्या इसका इंटेग्रल f1 t और f2 t जो है, हाँ व्हाट डू आई डू, कहाँ से कहाँ तक? 0 से, पहले 0 से t/2, ठीक है और ये होगा 4/√t इंटू 6/√t। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24/t जी dt प्लस t/2 से t तक, इट विल बी इक्वल टू माइनस 48/t। यस मैम। ठीक है, अब तो सारे करके मुझे बताइए कि क्या आता है आंसर। और अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी जो कोफिशिएंट की कंप्यूटेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। मैम ये सेम नहीं आ रहा है। सेम नहीं आ मेरा रहा? ओके, -12 आ रहा है। सॉरी, मेरा -12 आ रहा है फाइनल आंसर। -12 आ रहा है, तो इसका मतलब है हो सकता है मैंने सेकंड वाला जो है उसमें कोफिशिएंट सही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं। तो बहरहाल इसको चेक कर लीजिएगा, सेकंड वाले के जो स्टेप्स हैं। हाँ जी, इसको चेक कर लीजिएगा और उसके बाद इट शुड बी सेम। पहला वाला तो ठीक आ रहा है 12। पहला वाला ठीक आ रहा है, लेकिन फिर दूसरा नहीं आ रहा ना, जिसकी वजह से आंसर ओवरऑल ठीक नहीं आ रहा ना। यस तो मैम, दूसरा वाला -24 आ रहा है इंस्टेड ऑफ चले माइनस। इसको कोफिशिएंट्स को फिर चेक कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सेकंड वाले के कोफिशिएंट सही कंप्यूट नहीं किए हुए होंगे, और मैंने क्योंकि कंप्यूटेशन यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, पहले कभी किए हुए हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है, ओके नेक्स्ट लेट्स जस्ट लुक इनटू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ये तो मैंने एग्जांपल आप लोगों को कहा कि पहले हम कर लेते हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ के व्हाट to do in this theorem and what does this theorem signify in this specific scenario. Otherwise आप लोग जो है वो फोरियर सीरीज में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में और डिफरेंट डोमेन्स में देखेंगे तो उसमें कुछ इसी तरह की जो चीज़ होती है इस थ्योरम के रिजल्ट्स में होती है कि when you are going from one domain to another domain, जब ट्रांसफॉर्म डोमेन में जा रहे हैं तो somehow थिंग्स आर प्रिजर्व जो है वो डिफरेंट डोमेन्स में जो है। इसको प्रूव करने के लिए जो है, प्रूफ इज़ ऑल्सो नॉट दैट डिफ़िकल्ट। यहाँ पे जिस तरह वी आर स्टार्टिंग विद द राइट साइड, सॉरी वी आर स्टार्टिंग विद द लेफ्ट साइड, जिसमें हम एक्स और वाई का जो है इनर प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला लिखना है। अब आप देखें कि इफ़ वी हैव अल्फ़ा जो है अगर एक्स के कोफिशिएंट से और बीटा जो है वो वाई के कोफिशिएंट से, तो इसका मतलब है कि वी नो कि एक्स जो है इट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा के पी के एंड वाई विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा के पी के। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि बेसिस अगर हैं और उसके साथ कोफिशिएंट हमें पता है, तो इसका मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है आई कैन राइट इट लाइक दिस समेशन के साथ, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज के
समेशन को जो है वो मैं वी नो कि अगर हम सम करके इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं या इनर प्रोडक्ट करके सम ले रहे हैं, इट विल गिव अस द सेम थिंग। तो ये दोनों के दोनों जो समेशंस हैं इनको हमने जो है वो बाहर निकाल लिया है इंटीग्रल से, और सॉरी इनर प्रोडक्ट से। और इस केस में जो है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया है सिंपल सा, एंड वी नो के बिकॉज दे आर ऑर्थोगोनल, so this will be equal to 1 only when k equal to j, अदरवाइज तो ये सारे के सारे जो है वो चीज़ ज़ीरो होगी, विच मीन्स कि समेशन में जब k इक्वल टू j हो जाएगा तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, यानी आई कैन आइदर लाइक अल्फा जे बीटा जे, और मैं अल्फा के बीटा के कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि j इक्वल टू बाकी तमाम की तमाम जो समेशन होंगी दे विल बी ज़ीरो बिकॉज ऑफ द इनर प्रोडक्ट जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। एंड व्हेन वी move further, so यहाँ से we get this thing, oops sorry, ठीक है, and this is inner product of alpha k and beta k, ठीक है, कि आपके पास जो है वो summation of the both of all the vectors जो है वो 1 by 1 अगर आप ले रहे हैं और all the k, तो इसका मतलब है कि जो भी vectors थे उसको आपने इनर प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। दिस इज अ सिंपल प्रूफ, तो इसलिए ये आप बाद में खुद भी देख लीजिएगा, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, द ओनली थिंग इज कि यू नीड टू ट्राई टू अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्सेवल थ्योरम, और सिर्फ इस डोमेन में नहीं, जब जहाँ पे भी आप बात करते हैं तो पार्सेवल थ्योरम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। अच्छा, इसके बाद लेट्स जस्ट क्विकली डू दिस। Okay, अब what we have actually seen is कि okay, let me actually, this is something interesting and again important, कि inner product जो है वो हम दोबारा से देखने की कोशिश कर रहे हैं, but what we want to do through inner product is we want to find error of best approximation in ortho basis, ठीक है। अब आप देखें हम बार बार जो है वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस की बात करते हैं, वाई, बिकॉज वी हैव सीन कि अगर आपके पास ऑर्थो नॉर्मल बेसिस हैं तो उस केस में कोफिशिएंट्स निकालना हमारे पास पॉसिबल हो जाता है फ्रॉम द वेक्टर एंड द बेसिस। अगर हम उसको किसी और डोमेन में किसी और सब स्पेस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस उस प्रोजेक्शन के डिफरेंट कोफिशिएंट्स को निकालना आसान हो जाता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू इफ वी हैव द ऑर्थो बेसिस अवेलेबल। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई भी वेक्टर स्पेस S है जिसके इनफाइनाइट वो हैं बेसिस वेक्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें जो थोड़ी सी गलती मैंने की हुई है, आई शुड हैव रिटन द PK विद अ बार अंडर बार, बिकॉज PK जो है दैट इज एक्चुअली द बेसिस वेक्टर्स है, ठीक है। एंड वी आर सेइंग दैट T बी अ स्पैन, T बी अ सब स्पेस जो कि स्पैन हो रहा है जस्ट बाय फर्स्ट 10 वेक्टर्स। अब ओके, इफ आई हैव अ वेक्टर हेयर, इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ, C1 P1 प्लस C2 P2 से लेकर C इन्फिनिटी P इन्फिनिटी तक, ठीक है। या S का जो वेक्टर है दैट आई कैन राइट इट एज I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या लेट मी राइट K ही लिखती हूँ जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है, K फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी CK PK, ओके। व्हाट अबाउट X हैट? X हैट अगर मैं कहती हूँ कि दैट इज द approximation of X in the subspace, तो it will be equal to K from 1 to 10 CK PK, राइट। किसी को इश्यू तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। वी नो के हमारे पास क्लोजेस्ट पॉइंट हम पहले भी करते रहे हैं, ठीक है। वी नो कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और उसकी सब स्पेस मौजूद है तो उस केस में जो है सब स्पेस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेक्टर जो बेसिस वेक्टर्स हैं दे विल बी लेस देन द बेसिस वेक्टर ऑफ द एक्चुअल वेक्टर स्पेस, और उसमें हम अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड आउट करते रहें। नाउ व्हाट विल बी द एरर? अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मुझे एरर का एक फॉर्मूला बताएं, देखिए एक तो ये फॉर्मूला हमें पता है ना, X इज इक्वल टू X हैट प्लस एरर,
ठीक है, या इन अदर वर्ड्स एरर इज x माइनस x हैट। और अगर मैं ये फॉर्मूलाज लगा दूं, जो समेशन के फॉर्मूलाज हैं, then I have k from 1 to infinity ck pk minus k from 1 to 10 ck pk, राइट? तो इस फॉर्मूले, इसको अब इस एरर के फॉर्मूले को मैं किसी तरह और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ। ओके, देखें, लेट मी राइट इट हियर अगेन। x is k from 1 to infinity ck pk. X hat is k from 1 to infinity 1 to 10 ck pk. ठीक है, this is in vector space S, this is in subspace T. Error simply is equal to ck pk plus नहीं माइनस ck pk। अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे एक समेशन में ये लिख के, मतलब सिंगल समेशन में ये एक्सप्रेशन बताएं, तो क्या लिखेंगे आप? दिस इज इजी एक्चुअली, नजर आ रहा है। मैम 11 What plus can- infinity। जी वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है ना, दिस इज द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन जो एरर है मेरे पास, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट 10 कंट्रीब्यूशन है वो तो वेक्टर स्पेस में भी है और सब स्पेस में भी है। जो वेक्टर स्पेस में एक्स्ट्रा चीज रह गई है वो क्या रह गई है? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 11 टू इंफिनिटी, ठीक है, और दिस इज सी के पी के, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि अब मुझे ये भी पता है कि सी के जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज एक्चुअली एक्स पी के टाइम्स पी के, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके बजाय आई कैन सिंपली राइट इट एज के ग्रेटर देन 10। अगर मैं कोफिशिएंट ले लेती हूँ और उनका जो है वो मैं सारे का सारा जो है वो कंट्रीब्यूशन ले लूँ, तो उससे मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। लेट मी गो बैक जहाँ ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अगर मैं इसका जो स्क्वायर, एरर स्क्वायर, हम जो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं कि वी ऑलवेज टेक द स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ द एरर इन ऑर्डर टू सी के आपके पास वो नॉर्म जहाँ मिनिमाइज होगा, तो इसका मतलब है कि उस केस में आपको मिनिमम एरर मिल रहा होगा। सो इफ आई एम टेकिंग दिस नॉर्म ऑफ द एरर, देन आई कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया है, यही वाला जो फॉर्मूला है, और वेक्टर एस जो है सब स्पेस मैंने सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि ये वाला जो k ग्रेटर देन 10 वाला जो है, दिस प्रोडक्ट विल बी इन द वेक्टर स्पेस। यानी व्हाट वी आर सेइंग इज के अगर मेरे पास आपने वही वाली बात है कि यहाँ पर अगर आपने जो है इसको प्रोजेक्ट कर दिया है, तो वट एवर इज, देखें एक तो यहाँ पर आ गया ना, ये वाला वेक्टर था, ठीक है, एक इसका कंपोनेंट यहाँ आ गया एंड एक कंपोनेंट जो है वो वेक्टर स्पेस के ऊपर ही आ गया। तो जो वेक्टर स्पेस के ऊपर कंपोनेंट आया हुआ है दैट इज दिस वन, जो रिमेनिंग रह गया है इट इज दिस वन। तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट रह गया है दैट इज नॉट इन टी, दैट इज एक्चुअली इन एस, क्योंकि हमें नजर आ रहा है ना जो टी में चला गया था उसको तो हमने अप्रोक्सीमेशन में शामिल कर लिया। जो हमारे पास जो बाकी रह गया है विच इज द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट दैट इज इन द वेक्टर स्पेस। तो ये जो सब एस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इट इज जस्ट टेलिंग अस कि ये जो भी आप वैल्यूज ले रहे हैं दैट इज इन द पोर्शन विच इज नॉट इन द सब स्पेस, ठीक है। इट इज इन द पोर्शन विच इज इन द वेक्टर स्पेस बट नॉट इन द सब स्पेस, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो है फर्दर मैंने इसको फिलहाल जो है और कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव हियर इज, ओके लेट मी जस्ट, यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है, लेट मी सी कि मैंने अगले वाले, हाँ जी यहाँ पे हम
नहीं, एक्चुअली मेरे पास नोट्स अभी हैं नहीं फिलहाल, तो लेट मी सी के यहाँ पे क्या होना चाहिए था. दिस इज ओके, ये चीज़ तो समझ में आती है, ये ऑल्सो आई नो. एंड देन this is okay, I think it should be equal to summation k greater than 10 x पी के स्क्वायर. ओके, देखें ये जो प्रूफ है उसमें हम क्या सिर्फ देख रहे हैं कि ये वाला तो स्टेप आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज व्हाट वी आर जस्ट डूइंग इज कि वी आर टेकिंग द नॉर्म स्क्वायर, एरर का जो हमारे पास नॉर्म है उसका स्क्वायर हम ले रहे हैं. इस फॉर्मूले को मैंने इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है. वी नो कि अगर मेरे पास x नॉर्म स्क्वायर है देन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x इंटू एक्स. तो इस केस में मेरे पास जो नॉर्म स्क्वायर है वो किस चीज़ का है, x पी के इनर प्रोडक्ट इंटू पी के, तो उसको मैंने इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, दिस इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ. एंड x पी के क्या है मेरे पास, दिस इज एक्चुअली अल्फा which is the coefficient, we know that, and then here also we have the same coefficient. This, अच्छा ये मुझे बताएंगे how does it come out to be this thing. ये कोई बता सकता है मुझे? लेट मी राइट इट. आई एम सॉरी, ये थोड़ा आज के जो हैं वो फिगर्स समहाउ मेरे पास, मुझे एक्चुअल नोट्स मिले नहीं हैं और ये फिगर्स जो हैं वो मैंने प्रीवियस जो थे नोट्स मैंने वहाँ से ही इसको लिया हुआ है, तो कुछ कटिंग्स हैं, बट एनीवे लेट मी राइट इट हियर. एंड ये है मेरे पास. Okay, and this is, these are coefficients, we already know that. So what I can do is I can write it as k greater than 10 alpha pk times alpha pk. Okay, और मैंने आगे जो एक लिखा हुआ है, जो कि चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आई हैव रिटन दिस थिंग. कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे? जी, actually this should be alpha k. जी अब बताएं, कैन एनीवन टेल मी? मैम ये जब स्केलर इसके साथ पीके के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो वेक्टर स्पेस की टर्म में आ गया ना, वेक्टर स्पेस की. हाँ जी, ठीक है, सही है, ठीक है. दिस इज एक्चुअली सिंपल. ये जो हमने अभी ही वो किया हुआ है कि आपके पास बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि आपके जो है अल्फा के को आपने पीके के साथ जब मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग ईच अल्फा, यानी ये वाली जो आपके पास चीज़ आ जाती है, जो पीछे हमने अभी प्रूव किया हुआ है, व्हाट वी सॉ वाज कि आपके पास जो वेक्टर है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हमारे पास ये आ गया है. एंड देन अल्फा वाज इक्वल टू व्हाट, अल्फा वाज इक्वल टू x टाइम पी के, because it was coefficient of x with the inner product. So in other words, this actually is equal to alpha x pk
एक्चुअली नेक्स्ट टाइम जो है मैं दोबारा यहाँ से स्टार्ट करूँगी. आई विल ट्राई टू हैव द, मैं दोबारा से जो है ना इसकी डेरिवेशन करके एंड देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर अगेन. जिन लोगों को अभी वो नहीं हो रहा बिकॉज I don't have the whole thing available, but in any case what we are saying is, let me just write see the last slide or मैम चला गया. जी सॉरी, जी बोलें. सॉरी, ये क्वेश्चन था, ये आपने जो अल्फा अभी आपने लिखा है जी डॉट प्रोडक्ट विद पी के, ये आपने अल्फा जो है उसके नीचे आपने बार लगाई मतलब वेक्टर स्पेस, तो ये तो स्केलर नहीं होगा प्रीवियस स्लाइड पे. नहीं अल्फा एक्चुअली हमने देखें वो पीछे हमने देखा था ना कि C was equal to C1 C2 up to Cn. ठीक है. सो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज कि ये जो आपके पास अल्फा इंटू अल्फा का इनर प्रोडक्ट है, इट मीन्स कि आपके पास जो कोफिशिएंट वेक्टर्स हैं वो कोफिशिएंट वेक्टर अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है. बट उसमें से ना कुछ स्टेप्स, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि मिसिंग है, जो कि एक्चुअली मेरे अपने जहन में भी नहीं है कि ये चीज़ आई कैसे थी फिलहाल. ठीक है. सो आई विल गो बैक एंड सी इन द मेरा ख्याल है कि बहुत ही ट्रिवियल सी चीज़ है जो कि मैंने उस वक्त लिखी भी नहीं होगी अपने नोट्स में, और अब फिलहाल मैंने आज बुक से देखा भी नहीं है. सो आई डोंट नो कि ये चीज़ कैसे आई थी. बट नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल डिस्कस. बट दिस इज़ करेक्ट, मतलब ये गलत नहीं है. बिकॉज आप देखें जो आपके पास अगर ए नंबर 2 इंटू 2 का इनर प्रोडक्ट का तो वैसे ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, बिकॉज 2 और 2 जो आपके पास अगर वेक्टर नहीं है तो फिर तो इनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट वैसे ही ख़त्म हो जाता है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इनर प्रोडक्ट इट हैज़ टू बी 2 वेक्टर्स. ठीक है. जिनका आप इनर प्रोडक्ट ले रहे होते हैं. एंड ये जो वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं दे आर वेक्टर्स ऑफ द कोफिशिएंट. लेकिन जो इससे स्टेप अगला पिछला स्टेप है उससे यहाँ अल्फा आया कैसे है, आई एम एक्चुअली नॉट वेरी श्योर कि ये मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर जो. ठीक है. सो आई नीड टू चेक इट माई सेल्फ. और उसके बाद जो है वो हम इस स्लाइड के ऊपर दोबारा से जो है वापस आएंगे. लेट मी जस्ट स्टॉप हियर. आई एम श्योर इट मस्ट बी समथिंग वेरी ट्रिवियल, लेकिन फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है. ओके. सो लेकिन हम इसको वाइंड अप करते हैं आज. और इसमें जो आज जो चीज़ हमने इम्पॉर्टेंट देखी है, जो कि आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि अगर लेक्चर देखें अपलोड नहीं भी हो पाते या तो टीम्स पे देख लें. लेक्चर्स नहीं भी देख सकते तो पीडीएफ पर करें और बुक को काइंडली पढ़ा करें. ये सारी की सारी चीज़ें अनलेस एंड अनटिल मैं कहीं और से करूँ तो मैं रेफरेंस दे देती हूँ. अदरवाइज़ आपकी बुक से चीज़ें हैं, सारे टॉपिक्स जो हैं. तो जस्ट ट्राई टू एटलीस्ट रीड वन टाइम. और कोई इशू हो तो पूछ दिया करें. मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो है इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन अब आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो ये कोर्स बेसिस होगी आपके आगे की चीज़ों की भी जो है. तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आगे आपको इश्यूज क्रिएट हो रहे होंगे. सो आई वुड एडवाइज़ यू कि थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल करें. आज की जो क्लास में हमने स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में पढ़ा. ठीक है. वी टॉक्ड अबाउट स्टैंडर्ड बेसिस. वी टॉक्ड अबाउट के रिप्रोड्यूसिंग फार्मूला के थ्रू आप कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं इफ़ यू हैव ऑर्थोनॉर्मल बेसिस अवेलेबल. हमने पार्सेवल थ्योरम्स डिटेल में देखा है बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स. और बेसिकली यहाँ पर जो है हम सिर्फ करना ये चाह रहे थे, जो कि प्रूव में थोड़ा सा मैं खुद जो है वो कंफ्यूज हो गई हूँ, कि वी वर जस्ट ट्राइंग टू सी कि अगर आप सब स्पेस में अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, यू हैव अ वेक्टर स्पेस जिसमें आपके पास वेक्टर की नोटेशन मौजूद है, तो हाउ मच एरर शुड बी अ गुड एरर, और व्हाट इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, कि आप कितना एरर आए तो आप कहें कि अच्छा now it is good enough. ठीक है. So we will talk about it in the next class. और next class में जो है हम इसकी कोई application इमेजेस वगैरह पे मैं करके दिखाने की भी कोशिश करूँगी कि वी विल सी के एरर जो है वो कैसे बढ़ता चला जाता है इफ़ यू आर टेकिंग लेस नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर, या इन अदर वर्ड्स अगर आप किसी भी बेसिस के ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो उस बेसिस की डायमेंशंस हैं अगर वो बहुत थोड़ी डायमेंशंस है तो देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी जो प्रोजेक्शन है उससे आपको असल चीज़ जो है वो कहीं खो गई है बिकॉज एरर इज़ सो हाई. सो यू कीप ऑन अप्रॉक्सीमेशंस हम यूज़ ज़रूर कर रहे होते हैं कंप्रेशन वगैरह में, लेकिन ये कि उसको वी जस्ट डोंट ट्राई टू हैव सो मच कंप्रेशन कि आपके पास जो है वो एरर इतना ज़्यादा हो जाए कि चीज़ें जो है वो बीच में लूज़ हो जाए इंफॉर्मेशन जो है. तो वी विल टॉक अबाउट इट और उसके बाद जो है वी विल स्टार्ट विद लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्लास में मुझे बस आखिर जो पॉइंट है वो ये बता दीजिए कि 6 to 7:30 इज़ ओके विद एवरीवन ऑन वेडनेसडे.
Yes, ओके, ma'am. आप लोग अगर बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे तो आई एम जस्ट अस्यूमिंग कि इट इज ओके। तो नेक्स्ट क्लास भी जो है वो फिर 6 to 7:30 ही मैं लूँगी इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टॉप हियर।